नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 133 के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आशा है वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की क्लास में दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, चैप्टर की शुरुआत करूँ उससे पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें समझा देता हूँ, ताकि चैप्टर समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो देखो, जब आप दिल्ली सल्तनत की बात करते हो तो दिल्ली सल्तनत में जो शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की, वो होती है 13वीं शताब्दी से। और कब तक है ये? 15वीं शताब्दी तक। और अगर मैं सन की बात करूँ तो दिल्ली सल्तनत का इतिहास का समय है 1206 से 1206 से, और ये है टोटल आपका 1526 तक। तो जब आप दिल्ली सल्तनत की स्थापना की बात करते हो, दिल्ली सल्तनत के इतिहास की बात करते हो, तो आपको 1206 से लेकर 1526 तक के टाइम पीरियड के बारे में पढ़ना पड़ता है। अब इस दौरान जब आप पढ़ोगे तो आपको टोटल 5 वंश के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिनमें से एक होगा गुलाम वंश, एक होगा खिलजी वंश, एक होगा तुगलक वंश, एक होगा सैयद वंश और एक होगा लोधी वंश। तो जब आप गुलाम वंश की बात करोगे तो गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक शासन करेगा। फिर आएगा खिलजी वंश, जो कि 1290 से लेकर 1320 तक शासन करेगा। फिर आएगा तुगलक वंश, जो कि 1320 से लेकर 1413 ईस्वी तक शासन करेगा। और फिर आएगा सैयद वंश, जो कि 1414 से लेकर 1451 तक शासन करेगा। और फिर आएगा अंतिम वंश, जो कि लोधी वंश होगा, जो कि 1451 से लेकर 1526 तक शासन करेगा। इसके बाद मुगलों का शासन शुरू हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत की जब आप बात करोगे, सन टाइम पता चल गया आपको 1206 से लेकर 1526, और कौन कौन से वंश यहाँ पर शासन करेंगे उनकी बात। अब देखो, जब भी हम किसी सल्तनत की स्थापना करते हैं, चाहे वो भाई दिल्ली सल्तनत की बात हो और चाहे वो कोई सा भी साम्राज्य हो, तो किसी सल्तनत की स्थापना करते वक्त कुछ संघर्षों का सामना तो करना ही पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम वही बात करेंगे कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही है तो वहाँ के शासकों को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आगे चलकर उन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। आशा है अब चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी होगी। चैप्टर में सबसे पहले एक प्रस्तावना दी गई है, और प्रस्तावना कुल मिलाकर हमें यही बता रही है कि इस चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है वो 13वीं शताब्दी से शुरू होगा। ठीक है भाई। और दिल्ली सल्तनत की जो नींव है वो कहाँ से शुरुआत होगी इसकी? जब मोहम्मद गजनवी और आगे चलकर मोहम्मद गौरी के जो आक्रमण होंगे, यहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जाएगी। तो मोहम्मद गौरी को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मोहम्मद गौरी का ही एक सैनिक, जिसे हम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानेंगे। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गौरी का एक तुर्क गुलाम था। ठीक है भाई। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो ये सारा प्रस्तावना में लिखा हुआ है। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से, संघर्ष और सुदृढ़ीकरण। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना में क्या क्या चुनौतियाँ आई और उसे कैसे मजबूती से दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई, ये चीज़ हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं 1206 से 1290 तक। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में 1206 से 1290 तक का जो समय था, ये इस समय को हम निर्माणात्मक समय कहते हैं। कैसा समय कह रहे हैं? निर्माणात्मक। यानी क्योंकि इस दौरान दिल्ली सल्तनत की जो है नींव रखी जा रही है। देखिए आप यहाँ पर ये लिखा हुआ है। लेकिन जब आप किस चीज़ का निर्माण करेंगे, किस चीज़ की नींव रखेंगे, तो आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन इस काल की जो सबसे बड़ी विशेषता है, वो विशेषता ये है कि गौर वंश, यानी कि जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर जो आक्रमण किया है, तो मोहम्मद गौरी का जो वंश है वो गौर वंश है। इसमें ना बहुत सारे अंदरूनी संघर्ष थे, क्योंकि हर शासक वर्ग के अंदर ये होता है कि ना बहुत सारे लोग होते हैं जो सत्ता की लालच में रहते हैं। वो सोचते हैं जैसे ही राजा मिले, ये सत्ता हमें मिल जाए, ये सत्ता हमें मिल जाए, ये सत्ता हमें मिल जाए। तो आपसी संघर्ष चलते ही थे। इसके अलावा जब एक तो ये समस्या थी गौर वंश के सामने कि उसकी जो आंतरिक संघर्ष वाली समस्या थी, दूसरी समस्या ये थी कि भारत में राजपूत विद्रोह हो रहे थे, तो ऐसे में इन्हें राजपूतों से भी निपटना था। तो एक और तो इनकी अपनी खुद की समस्या थी कि अपने ही लोग इनके खिलाफ थे। दूसरी समस्या इनकी ये थी कि भारत में जब ये शासन करने आ रहे हैं तो इन्हें राजपूतों से भी लड़ाई करनी पड़ेगी। आगे ये बताया गया है कि 1206 में मोहम्मद गौरी की अचानक मृत्यु हो गई। और जब 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसके 3 बहुत बड़े सेनापति थे जिनके ऊपर वो विश्वास करता था। जिनमें से एक का नाम था ताजुद्दीन यल्दूज। ये देखिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर रखा है। तो 1206 में मोहम्मद गौरी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके 3 महत्वपूर्ण सेनापति थे,
जिनमें से एक का नाम क्या था, ताजुद्दीन याल्दूज, एक का नाम था नसरुद्दीन कुबाचा और एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो उसके कितने महत्वपूर्ण सेनापति थे उस समय, 3। एक का नाम क्या था, ताजुद्दीन यल्दूज, एक का नाम क्या था, नसरुद्दीन कुबाचा, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपने सुना भी होगा। अब इन तीनों के बीच में ना संघर्ष शुरू हो गया। संघर्ष किस चीज़ का शुरू हुआ, संघर्ष इस चीज़ का शुरू हुआ भाई कि इनमें से शासक कौन बनेगा। अगर हम याल्दूज की बात करें तो याल्दूज के पास अफगानिस्तान और सिंध के बीच के मार्ग पर स्थित एक जगह थी करमन और एक जगह था संकुरन। तो अफगानिस्तान और सिंध के पास एक क्षेत्र था कौन सा, करमन, और एक क्षेत्र कौन सा था, संकुरन। ये क्षेत्र किसके पास थे, याल्दूज के पास थे। जबकि कुबाचा के पास कौन सा क्षेत्र था भाई, तो कुबाचा के पास क्षेत्र था उच्च। कुबाचा के पास कौन क्षेत्र था, उच्च क्षेत्र था। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का वायसराय था। तो भारत स्थित तुर्क सेना का सेनापति कौन था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि वो था तो एक गुलाम ही, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, किंतु उसका मालिक मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसे सुल्तान की उपाधि प्रदान कर दी गई। यानी कि मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की उपाधि प्रदान कर दी गई। औपचारिक तौर पर दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई है वो कहीं ना कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक के माध्यम से ही की गई है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो गुलाम वंश की स्थापना करी है इसने। इसने भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक तुर्क गुलाम था जिसने तराइन के युद्ध के बाद भारत में तुर्की सल्तनत की स्थापना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोहम्मद गौरी ने इसे अपने अधीनस्थ इलाकों में गवर्नर नियुक्त किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के जीवन काल के दौरान ही एक पैदल सेना का गठन करा था इसने और उत्तर भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। ये सब बातें किसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत की नींव कब पड़ी है। दिल्ली सल्तनत की नींव जब पड़ी है जब मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण भारत पर हो रहे थे। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद उसने अपने एक सैनिक गुलाम को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, यहाँ पर रखा। हालांकि मोहम्मद गौरी की फिर मृत्यु हो गई 1206 में, जो हमने पढ़ा है। और उसके 3 महत्वपूर्ण सेनापति थे। कौन कौन से नाम थे उसके, ताजुद्दीन यल्दूज पढ़ाया था मैंने आपको, नासिरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। और यल्दूज के पास कौन सी जगह थी, अफगानिस्तान और सिंध। अफगानिस्तान और सिंध के बीच में कौन से क्षेत्र थे, वो करमन और संकुरन। इसी प्रकार से कुबाचा के पास कौन सी जगह थी, उच्च। और कुतुबुद्दीन ऐबक के पास कौन सी जगह थी बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास जो जगह थी वो खुद ही वायसराय था और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने में उसी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इतना अब तक हम पढ़ चुके हैं। देखिए चीज़ ना थोड़ी सी यहाँ पर टफ है क्योंकि फैक्ट्स यहाँ बहुत सारे हैं। बट अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए किताब बहुत ज़बरदस्त है। न सिर्फ मिडिवल हिस्ट्री के लिए बल्कि साथ साथ ही आपकी नॉलेज को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगी इंडिया के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये 4 सालों तक शासन करता है। तो अपने 4 वर्ष के संक्षिप्त शासनकाल में वो क्या करता है, पहले पंजाब पर अधिकार करना चाह रहा है। पंजाब पर अधिकार करने के लिए उसे किसको हराना है, उसे हराना है याल्दूज को। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं किताब में कि अपने 4 वर्ष के संक्षिप्त शासनकाल में पंजाब पर अधिकार करने के लिए उसने यल्दूज की अभिलाषा को निष्क्रिय करने के लिए ऐबक अपनी राजधानी लाहौर ले गया। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कितना है, 1206 से 1210, यानी सिर्फ 4 साल का शासन है। और ऐसे में सबसे पहले वो यल्दूज को ख़त्म करना चाहता है। इसके लिए वो अपनी राजधानी कहाँ ले जाएगा, लाहौर, और फिर यल्दूज को वहाँ पर क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। हालांकि यल्दूज स्वयं को भारत में स्थापित करने के लिए मजबूर था। उसका मजबूरी का कारण ये था कि वहाँ अफगानिस्तान में एक शासक था ख्वारिज़म शाह, और जो ख्वारिज़म शाह था वो इस ओर बढ़ रहा था। तो यल्दूज के पास ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि अगर वो अफगानिस्तान में था तब भी मारा जाता, इसलिए वो भारत की तरफ आ रहा था। और यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक इसके पीछे पड़ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बना वो उसका दामाद इल्तुमिश बना। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का राजा कौन बना, उसका दामाद इल्तुमिश। तो इल्तुमिश की बात की जाए तो ये 1210 में शासन में आएगा और 1236 तक ये शासन चलाएगा। तो तुर्की शासन को जो मजबूती से संभाला है वो है इल्तुमिश ही। तो इल्तुमिश की अगर हम बात करें तो इल्तुमिश 1215 में यल्दूज को हराएगा और 1217 में फिर कुबाचा को भी हरा देगा और लाहौर प्राप्त कर लेगा और इसे अपने गवर्नर के अधीन कर लेगा। यानी कि जब हम इल्तुमिश के शासनकाल की बात करते हैं तो इल्तुमिश का शासनकाल जो था उसने दिल्ली सल्तनत को मजबूती से स्थापित किया। उसने कुबाचा को भी हराया, उसने यल्दूज को भी हराया और ये सारे क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिए। इस घटना के 3 साल के अंदर ही अंदर जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए एक मंगोल राजा था चंगेज खान। देखो जब चंगेज खान की बात करते हो आप तो हिस्ट्री में चंगेज खान का एक बहुत बड़ा रोल है। कुछ लोग इसे गेंगिस खान भी कहते हैं। बात एक ही है, बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा था चंगेज खान।
और इसने ना पूरे पूरे चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। मंगोलिया इसका जो था वो होम टाउन था। आसपास के रूस के भी क्षेत्र इसने जीत लिए थे, यानी कि एक बहुत खतरनाक राजा था। तो ऐसे में चंगेज खान ना एक राजा था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। इसका पीछा करते करते हुए वो सिंधु नदी के पास तक आ गया। मंगबरनी भागते भागते सिंधु नदी की तरफ आ गया और चंगेज खान इसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शासक का पुत्र था जिसने पंजाब में शरण ले रखी थी। अब देखो, जब किसी का दुश्मन किसी जगह पर आकर छुपेगा तो वो जगह भी उसके टारगेट पे आ जाएगी। यानी कि चंगेज खान सिर्फ और सिर्फ क्या चाह रहा था कि वो मंगबरनी को मार दे, लेकिन मंगबरनी कहाँ पर आ चुका था? मंगबरनी आ चुका था पंजाब में। तो सीधी सी बात है, चंगेज खान अब कहाँ पर आक्रमण करेगा? पंजाब पर। और पंजाब पर आक्रमण करने का मतलब क्या हुआ कि वो भारत पर आक्रमण करेगा। इस तरीके से भारत जो था वो चंगेज खान के निशाने पर, यानी कि मंगोलों के निशाने पर आ गया, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी। अब देखो, सुल्तान इल्तुतमिश मंगोलों की उपस्थिति की वजह से अपनी नॉर्थ वेस्ट की जो सीमा थी उसे मजबूत करने में असफल रहा। यानी कि नॉर्थ वेस्ट में इल्तुतमिश जो पूरा कंट्रोल चाहता था, वो मंगोलों की आने वजह से उसका कंट्रोल क्या हो गया? रुक गया। उसने कुबाचा और उच्च पर तो कंट्रोल कर रखा था, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे करके नष्ट हो गई। इल्तुतमिश ने भटिंडा, कोहराम और सुरसुती पर कब्जा कर लिया। 1228 के आसपास उसने मुल्तान और उक्ष पर भी प्रहार किया, कुबाचा को हरा दिया और उसने उसे सिंधु नदी में डुबो दिया। दिल्ली सल्तनत ने नॉर्थ वेस्ट पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। हालांकि रणथंभौर, मंदौर, जालोरा, बयाना, थानगीर यहाँ पर फिर से तुर्क सफल रहे। 1225 के बाद इल्तुतमिश पूर्व की तरफ बढ़ा। यानी कुल मिलाकर बात ये बता रहे हैं कि इल्तुतमिश किस प्रकार से पूरे के पूरे भारत को अपने तरीके से कंट्रोल कर रहा है। क्षेत्र ब क्षेत्र वो सारे विद्रोहों को कुचल रहा है, वहाँ के राजाओं को हरा रहा है और अपने शासन को मजबूत बना रहा है। इल्तुतमिश के समय पर उसने ना 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था जिसे चहालगामी कहते थे। हालांकि यहाँ पर लिखा है तुर्कान ए चिहलगामी बंदागान ए शमसी। तो ये 40 तुर्क गुलाम थे जो कि इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पर राजनीति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे। एक तरीके से देखा जाए तो राजनीति में इन्हीं का बहुत बड़ा कंट्रोल भी था। लेकिन इल्तुतमिश की जैसे ही मृत्यु हुई, इनके बीच में गुटबाजी शुरू हो गई। ये लोग चाहते थे जिसको शासक बनाया जाए वही शासक बनता था, और ये लोग जिसे चाहते थे शासक से हटाया जाए वही शासक से हट जाता था। यानी कि पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत पर कंट्रोल इन 40 गुलामों का हो गया। यही सारी चीज़ों में निर्णय लेते थे, यही महत्वपूर्ण अधिकारी थे। बहुत से इतिहासकारों ने इनके बारे में लिखा भी है, जैसे कि एक इतिहासकार हैं जियारुद्दीन बर्नी। उन्होंने लिखा है इस चहलगामी के बारे में कि इल्तुतमिश के शासन में अति महत्वपूर्ण मालिक हों, वजीर हों, शिक्षित और बुद्धिमान योग्य जितने भी लोग थे वो धीरे धीरे करके इसमें आ गए। और ये 40 गुलाम अधिकारी जो थे, इन्होंने दरबार में राजनीति में सर्वोच्चता प्राप्त कर ली। और ये तुर्क गुलाम अधिकारी ऐसे थे जो कि किसी न किसी विभिन्न कारणों से इन्होंने उत्तराधिकारियों को ख़त्म कर दिया, ऐसा जियाउद्दीन बर्नी कह रहा है। तो खैर, कुछ भी बात रही हो, कुल मिलाकर बात यह है अब तक की जो हमने पढ़ी है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात 3 महत्वपूर्ण सेनापति थे, ताजुद्दीन याल्दूज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक को वायसराय घोषित करा जाएगा और वो गुलाम वंश की नींव रखेगा और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होगा। और उसके बाद वो कुबाचा और याल्दूज को हराने का प्रयास करेगा, लेकिन उसका टाइम पीरियड बहुत छोटा होगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा कुछ डिसीजन नहीं ले पाएगा। उसके बाद जो राजा बनेगा इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत को मजबूती से आगे बढ़ाएगा, उसका सुदृढ़ीकरण करेगा। लेकिन उसके मार्ग में कुछ चुनौतियां थी। इससे पहले वो नॉर्थ वेस्ट पर कब्जा करता, इससे पहले मंगोलों की समस्या उसके सामने आ गई। अब वो मंगोलों से डायरेक्ट तो युद्ध लड़ नहीं सकता था, क्योंकि मंगोलों की जो सेना थी वो बहुत मजबूत थी। तो ऐसे में उसने अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाया और राजस्थान के कई इलाकों पर कब्जा किया। उसके टाइम पर जो डिसीजन मेकिंग पावर थी वो किसके पास थी? चहलगामी के पास, जो 40 तुर्क गुलामों का एक ग्रुप था। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। फैक्ट टू फैक्ट ज़्यादा ध्यान रखोगे तो फिर आपको लिखने में समस्या आएगी। भाई आगे चलकर क्या होता है, मृत्यु तो हर किसी की है, तो मृत्यु इल्तुतमिश की भी हो जाती है 1236 में। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात छोटे छोटे कुछ शासक आते हैं, जैसे एक आता है रकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्ताना का शासन आता है, बहरम शाह का शासन आता है, नसरुद्दीन महमूद का शासन आता है। लेकिन इन सबके शासन के बाद जो मेन शासन आया है जिसकी बात यहाँ पर की गई है वो है बलबन। तो 1265 में बलबन सिंहासन पर बैठता है और बलबन की एक बहुत तगड़ी नीति चलती है लौह और रक्त की। तो अगर क्वेश्चन पूछे लौह और रक्त की नीति किसने चलाई, तो लौह और रक्त की नीति चलाने वाला जो शासक है वो है बलबन। तो बलबन ने अपने लिए 2 उद्देश्य निर्धारित किए। उसने कहा भाई देखो,
मैं दरबार की प्रतिष्ठा को बहुत मजबूती से चलाऊंगा। यहाँ पर देखो पहला पॉइंट लिखा है कि दरबारी उत्सवों की शान शौकत को इसने बढ़ावा दिया, ताज की प्रतिष्ठा को बढ़ावा दिया, ससानियों की परंपराओं का पालन करवाया, उसने जनता के अंदर इस्लाम को बढ़ावा दिया, उसने तुर्कों की शक्ति को और मजबूत किया और जितने भी विद्रोह थे उन विद्रोह को उसने दबा दिया। लेकिन बात फिर वही हुई, बलबन की मृत्यु के बाद एक बार फिर से सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। बलबन ने अपने बड़े पुत्र मोहम्मद के पुत्र को खुसरो को अपना अधिकारी कहा, लेकिन आगे चलकर कुलीनों का जो विद्रोह हुआ उन्होंने इसको क्या करा, सुल्तान मानने से मना कर दिया। परिणाम यह हुआ कि सुल्तान के शासक बनने के लिए बहुत सारे संघर्ष हुए और आपस में दंगे फसाद शुरू हो गए, जिसके बारे में यहाँ पर अच्छे से नहीं बताया गया, बट अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया जाएगा। आगे इस चैप्टर में मंगोल समस्या के बारे में बताया गया है।